हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। तो सीएसआई नेट की टॉपर की लिस्ट में एक और नाम यहाँ पर अंकित हुआ है, जिनका नाम है मनीष, जिनका ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ में यहाँ पर आया है 58। तो सीधा उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने इतना बेहतरीन रैंक किस तरह से यहाँ पर लेके आए हैं और उनकी क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजी रही है। तो मनीष, सबसे पहले तो वेलकम है आपका आईएफएस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। और आपको सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि कैसा लग रहा है इतना अच्छा रैंक लाके? ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब नहीं होता है तो बुरा लगता था, बट अभी इस अटेम्प्ट में हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होगी आपको। यस सर। ओके। तो सभी स्टूडेंट्स आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतनी बेहतरीन रैंक लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और उससे पहले आप थोड़ा सा अपना जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए। तो सर बेसिकली मैंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ महाराजा कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंडर आती है, वहां से करी थी 2023 में। उसके ओके। बाद मैंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एमएससी के लिए एडमिशन लिया था। उसी टाइम पे मेरे दोस्तों ने बताया था कि आईएफएस करके कोचिंग है, जो कि नेट के लिए अच्छा। लेक्चर्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पर सब्सक्रिप्शन बेस पे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैंने सेकंड सेमेस्टर में समर अराउंड मार्च या अप्रैल में सब्सक्रिप्शन लिया था, रिकॉर्डेड लेक्चर। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ओके। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी, और उसके बाद तो कंटिन्यू ही रहा था वो। ओके, तो मतलब आपका ये 4 अटेम्प्ट था, राइट? यस सर। ओके। तो मतलब ऐसा रैंक लाने के लिए हमको क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए? मतलब आप थोड़ा सा ये बताएं कि बाकी स्टूडेंट्स को कि क्या हमको करना चाहिए ड्यूरिंग द जर्नी, और किन बातों का हमको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो सर बेसिकली सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जैसे कि मैं बॉटनी बैकग्राउंड से था, तो मैंने वो यूनिट सेलेक्ट की जिससे कि मुझे अपने एकेडमिक्स में भी फायदा हो और नेट जेआरएफ में भी फायदा हो। ओके। तो मैंने वही यूनिट सेलेक्ट करी थी जो कि वहां भी काम आती है, यहाँ भी काम आती है। फिर दूसरा क्या होता है कि अ, हम दो दोस्त थे जो कि प्रिपरेशन कर रहे थे जेआरएफ की। तो लोग क्या होते हैं कि एक दूसरे से बात नहीं करते कि भाई ये पढ़ा, क्वेश्चंस नहीं होते। हम्म। तो बेसिकली क्या होता है कि चीजें याद कम रहती है। यस, राइट। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, जो भी टॉपिक हम पढ़ते थे ना, तो वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे। उससे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, कैसे एग्जामिनर क्या सोचता है उस टॉपिक के बारे में। तो ऐसे करते थे तो हमें वो चीजें बहुत ज्यादा टाइम तक याद रहती थी। ये बात आपने और एकदम सही करी है कि जब हम किसी को पढ़ाते हैं ना या समझाते हैं तो वो चीज़ हमेशा हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बनी रहती है। हाँ सर। ओके। और उसके बाद क्या होता था कि मैंने अभी जब लास्ट एक महीना था, तो उस टाइम पे टेस्ट सीरीज ले ली थी, और बुक थी आईएफएस की प्रीवियस ईयर की। तो वो जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ तो मैं उसको सोल्व कर लेता था, जिससे कि और अच्छा हो जाता था। प्लस क्या ओके। होता है कि जितना टाइम हम रिवीजन कर सकते हैं, जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं, उतनी चीजें याद होती है। तो मेरे को याद है कि लास्ट एक महीने में जब मैं रिवीजन कर रहा हम्म। था एग्जाम्स, मेरे एमएससी फाइनल ईयर के एग्जाम्स के बाद, तो ऐसा हो गया था कि मैं जैसे मोलबा यूनिट बहुत बड़ी है, हम्म। उसको 4 से 5 घंटे में पूरा रिवाइज कर देते था, जो कि केसी सर के नोट्स लिखवाए हुए हैं वहां से। ऐसे ओके। नहीं कि कोई शॉर्ट से या फिर वैसे। हम्म। तो मैंने मतलब मैक्सिमम जितना भी हो सकता था उतना टाइम डिवीजन किया है। ओके। तो आपने बेसिकली कितनी यूनिट्स को टारगेट किया था? मैंने सर 8 यूनिट्स करी हैं। 8 यूनिट पूरे अच्छे से आपने करी थी। यस सर। और उसके नोट्स कैसे बनाए थे आपने, जिससे आप नोट्स लास्ट टाइम पे रिवीजन कर पाओ? मैं ऐसे तो स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाता था। अच्छा। केसी सर तो बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बट क्या होता है क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। अब मेरे को नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है। राइट। तो मैं ऐसे करता था कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा ही पढ़ देता था। अच्छा, तो फिर लास्ट टाइम पे आपको जो रिवीजन करना होता था वो कैसे करते थे, जरा बताइए। रिवीजन का ऐसे होता था कि सर अब इतनी तैयारी कर ली, 2-3 अटेम्प्ट दे लिए, तो पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और जैसे कि वो प्रीवियस ईयर की बुक है, उसमें भी दे रखे हैं कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। तो मैं उनको ज्यादा टारगेट करता था। ओके। तो बाकी आपने मॉक टेस्ट वगैरह कितने लगाए थे, और कब कब लगाने चाहिए, क्या क्या आपको लगता है ऐसा? तो सर मैंने तो जैसे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन तो प्रीवियस ईयर करता था, लेकिन लास्ट के एक महीने में मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था। डेली एक टेस्ट देता था, एक हम्म। से ज्यादा नहीं देता था, एक ही देता था। शाम को उसको एनालाइज करता था टेस्ट देने के बाद कि कौन से टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और क्यों गलत हो रहे हैं। कुछ सिली मिस्टेक के कारण हो रहे हैं, या फिर मेरे को कुछ चीजें ध्यान नहीं आ रही, याद नहीं आ रही।
तो उस बेसिस पे फिर मैं उसको वापस से तैयार करता था। ओके, तो यानी कि आप मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज भी करते थे। यस सर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मॉक टेस्ट तो लगाते रहते हैं लेकिन उनको फिर एनालिसिस नहीं करते हैं उसका कि यहाँ पे गलती कहाँ पर करी। तो आपको क्या लगता है कि एनालिसिस करना चाहिए, जरूरी है क्या? बिल्कुल सर, करना चाहिए। एनालिसिस के बिना तो सिलेक्शन नहीं होगा जहाँ तक मुझे। और जैसे कि इतने टेस्ट दे लिए थे तो वहां जाके ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं तो पता नहीं नेट जेआरएफ का एग्जाम देने आया हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा था कि रेगुलर डे है, एक टेस्ट देने हाँ, बैठना है और बस। यही मैं इनसे भी कहता हूँ कि जब भी आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे ना, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए एग्जाम दे रहे हैं अलग से कुछ। उस यस सर। एग्जाम के जो माहौल होता है ना, उसका पहले से आपको बार बार एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप उसका यूज टू हो जाने चाहिए। हम्म। तो ये यानी कि आपको इसका मतलब एग्जाम हॉल के अंदर जब आप कंप्यूटर स्क्रीन में बैठे थे तो आपको क्या डर लग रहा था क्या? नहीं, आपको डर इस लग ही नहीं रहा अटेम्प्ट में होगा। नहीं लग रहा था क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारे टेस्ट दे चुका था। आपको रेगुलर लग रहा होगा, रेगुलर जैसे मैं बैठता हूँ मॉक टेस्ट देने के लिए हाँ वैसा। अच्छा, ये बहुत वैसे। अच्छी बात आपने बताई कि मॉक टेस्ट की तैयारी हमको करनी चाहिए और उसको एनालिसिस भी करना चाहिए। यस सर। ठीक है, और बाकी बात करें अगर पार्ट ए की, तो पार्ट ए में आपने कितना अटेम्प्ट किया? पार्ट ए में सर मैंने शायद 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 10 10 से क्वेश्चन अटेम्प्ट 11। किए, ओके। तो क्या कितने सही थे आपके लगभग? 8 क्वेश्चन के लगभग सही थे मेरे। तो इसके लिए मतलब तैयारी करी थी आपने कभी अलग से, या मैथमेटिक्स आपकी पहले से सही थी? नहीं सर, मैं मतलब पार्टी के लिए कभी भी कोई भी ना तो मैंने लेक्चर देखा। हम्म। और वो मतलब बेस पहले से ही था अच्छा ना मेरा, तो उसमें मेरे को ज्यादा वो इश्यू नहीं होता। तो पार्ट ए में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि हर कोई कर सकता है। कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे मतलब जो हाँ, बताइए। कुछ ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि अगर मैं कुछ भी नहीं, मेरे को बेसिक भी आता है तो भी मैं कर दूंगा। जैसे कुछ मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर मिलता है हम्म। वहां पर, अब मल्टीप्लाई करो, आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। ऐसा होता है। यस, तो आप इन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर पार्ट ए तो एक भी क्वेश्चन नहीं करना है मुझे, पार्ट बी पार्ट सी ही करना है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस कितने आते हैं और इनको छोड़ना चाहिए या करना चाहिए? पार्ट ए के बारे में क्या आपकी राय है? तो बेसिकली क्या है ना कि पार्ट ए में ये आपको पहले में ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे से होगा कि नहीं होगा। यस, तो अगर आपकी बेसिक नॉलेज से हो रहा है तो उसको अटेम्प्ट करें, नहीं हो रहा तो उसको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आप 20 क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर ले, अगर हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़े। हाँ नहीं, हाँ उस पार्ट ए में एक से ज्यादा मैं क्या करता हूँ, बी को सबसे पहले अटेम्प्ट करता था। हम्म। जब टेस्ट सीरीज से ही मैंने ये बना लिया था, क्योंकि क्या होता है ना, सी को पहले अटेम्प्ट करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि यार पहले अटेम्प्ट में मेरे से तो 10 ही क्वेश्चन हुए। यस यस। फिर ऐसा हो जाएगा कि मेरे तो अटेम्प्ट ही नहीं हुए क्वेश्चन। यस, तो सही इसलिए कह मैं रहे हैं। सबसे पहले बी अटेम्प्ट करता था, सम अराउंड 20 क्वेश्चन के लगभग मैं करता था उसमें। ठीक है। फिर मैं सी पे गया, हम्म। वहां पर मैंने 11 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। फिर मैं पार्ट ए पर जाता था, एक ही बार उसको अटेम्प्ट करता था। फिर मैं वापस से पार्ट बी पे, अगर 5-7 क्वेश्चन हो रहे हैं तो ठीक है, फिर पार्ट सी पे वापस से। ये वाली जो स्ट्रेटेजी आपसे मैं फिर से जानना चाहता हूँ, आप जैसे पार्ट बी पर गए गए उस पर 20 क्वेश्चन करे, उसके बाद आप यस पार्ट सर। सी पे जाते थे या ए पे? हाँ नहीं नहीं, सी पे जाता था सी पे पहले। गए, ठीक है, उसके बाद ए पे गए, ए को एक बार में ही खत्म कर दिया जितना हो पाया। हाँ जितना उसके हो बाद पाया एक ही बार में। उसके बाद बी पर गए आप फिर दोबारा से, वापिस से बी पे गए। और फिर फाइनली सी पे जाते हैं फिर से। हाँ सी पे जाना तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक अच्छा, तो क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। मतलब ये इस बार आपने फॉलो किया था या आपका यही स्ट्रेटेजी है? नहीं, मैं टेस्ट सीरीज से ही यही फॉलो करते हुए आ रहा था कि ओके, पहले बी करना है, फिर सी करना है, फिर ए करना है, तो फिर मतलब वापस से बी पे सी पे। ये स्ट्रेटेजी आपको सूट करती है, राइट? हाँ मुझे यही सूट करती थी तो इसीलिए मैंने इसी को फॉलो किया वहां पर भी। ओके ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ये जान के। और मैं फाइनल आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जो जो स्टूडेंट्स जो कि टारगेट कर रहे हैं दिसंबर वाले एग्जाम को, आप उनको कुछ 3 टिप्स देना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं उनके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस टेस्ट जितने भी मैक्सिमम दे सकते हो उतने देने चाहिए। ठीक है। प्लस सेकंड, रिवीजन करना, जितना भी रिवीजन हो सकता है क्योंकि वही आपकी मेमोरी बनाएगा। और थर्ड है कि अपने दोस्तों के साथ अगर आप कहीं ऐसे जाते हो, फिजिकली ले रहे हो कोचिंग क्लासेस, या फिर आप एमएससी के साथ दोस्त हैं, तो उनके साथ आपको डिस्कस करना चाहिए। वो आपका कोई टॉपिक अच्छा है तो आप उन्हें समझाइए, उनका कोई टॉपिक अच्छा होगा तो वो आपको समझाएंगे। तो मैं एक मेरे दोस्त को मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पर, जिसका नाम नितिन है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने अ, उसने मतलब ऐसा होता था कि कुछ टॉपिक्स नहीं आ रहे तो वो मुझे वापस से पढ़ाता था। वहां से क्या कि मेरी मेमोरी थोड़ी और अच्छी हो गई उन टॉपिक को लेकर, और रिलेट करके पढ़ाता था तो ज्यादा अच्छी हो गई। क्या बात है! मतलब दोस्ती होनी चाहिए तो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि लाइक जिसका कुछ फ्रूटफुल आउटकम भी हो। हाँ और एक चीज और है कि उसने मतलब कि सेकंड सेम में भी और थर्ड सेम में भी उसने भी आईएफएस से ही कोचिंग करी है। अच्छा। और उसने अपने सेकंड अटेम्प्ट में और थर्ड अटेम्प्ट में
अपना नेट लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया था। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। अभी तक तो मैंने सोचा था कि दोस्ती यारी में हम लोग घूमते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, लेकिन आज मैंने पहली बार सुना कि आप लोग आपस में पढ़ के, एक दूसरे को पढ़ा के आप दोनों ने यहाँ पे नेट क्वालिफाई किया है। बहुत अच्छी यस बात है। मनीष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमको। क्या कुछ और भी आप कहना चाहते हैं? सर, बस सर यही था। और ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है, बाकी आप मौज मस्ती भी कर सकते हो, हमने भी करी है मौज यस मस्ती। यस यस। तो ऐसा एक बर्डन नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये है वो है। और बिल्कुल फैमिली बिल्कुल। वगैरह तो सबकी सपोर्ट करती ही है। यस। तो बहुत मजे में लग आप लोगों ने मतलब जेआरएफ को क्वालिफाई किया, मजे मस्ती यस भी सर। करा और सीरियस होके पढ़ाई भी की। सीरियस होके पढ़ाई भी क्या करें। बात है, क्या बात है। एक बार फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से और पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपसे। थैंक यू सर। ओके। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके फ्यूचर में आप जहाँ भी जाएं बहुत अच्छे से सब जगह ऐसे ही रोशनी बिखेरे, पॉजिटिव एनर्जी आप बिखेरे हर जगह। और हमारी तरफ से आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।